अरे बावड़ी पूछ, रुक जा रुक जा, रुक रहा। अरे दिमाग खराब है तेरा, हैं? दो बार ठोक दी गाड़ी को। रतिराम जी ने घूस ले ली होती उस टाइम पे। तो फिल्म देखने के बाद पता लगा यार ये स्टोरी की कनेक्टिविटी तो हमारी ही सीन से है, जहाँ टर्निंग पॉइंट है। सितारे जमीन पर। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो फिल्म शूट हो रही है इसमें आमिर खान है। मैं तो वहाँ रहता ही लाइंस देने के लिए, लेकिन आमिर सर भी वहाँ रुके। उन्होंने मुझे बोला जैसे हमने किया, जैसे हमने शॉट दिया, पूरा शॉट हम वैसे ही देंगे, चाहे हम फ्रेम में हो चाहे ना हो। इसीलिए बोलते हैं उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट। लेकिन असल में है ये पहाड़ के बेटे महेंद्र सिंह बिष्ट। अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने काम है, बिग बी महानायक हमारे। पहला जो मुझे काम मिला था उसमें पेमेंट तो मुझे मिली नहीं। सबका अपना अपना नॉर्मल है। सबका अपना अपना नॉर्मल। मैंने आज तक में वारदात आता था, तो वारदात के करीबन मैंने 25-30 एपिसोड किए हैं। तो वारदात हो गया, सनसनी हो गया, ये बहुत फेमस थे। इनमें मैं करता था क्राइम पेट्रोल वाले शोज करता था मैं। अस्पताल लोक आपने की है, मामला लीगल है। नेटफ्लिक्स पे था। भट की चुटकानी, गधुआ टुक, मंडुए की रोटी। दिल्ली से छोड़ के जाऊंगा तो पहाड़ में ही बसूंगा आराम से। पहाड़ में अगर हमारे लोग वहाँ होते, रोजगार वहाँ होता, तो आज वहाँ पर जिंदगी का मजा ही अलग होता। नहीं, मैंने भी एक फिल्म मेरे गाँव करके है, मेरे गाँव सीन का जो, उस फिल्म का जो लास्ट सीन था ना, जो हमारी वहाँ की जो मिट्टी है उससे जुड़ाव उन्होंने जो क्लाइमैक्स में दिखाया है, उसको देख के मुझे रोना आ गया। कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ कर पाएँ, तो जितना सहयोग मुझसे हो सकता है मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन हमें मौका मिले तो वही है कि मौका नहीं मिलता। रामदाई का होटला ननी तलईमा, रामदाई का होटला ननी तलईमा, अरे हरी फेरी फसी तेरा माया जलईमा। नमस्कार, स्वागत है आपका रायशुमारी के एक और पॉडकास्ट में। और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान है, और ख़ास इसलिए क्योंकि आजकल इनकी खूब चर्चा हो रही है। और आज ये ना होते उस फिल्म में, जिस फिल्म की मैं चर्चा कर रही हूँ, जी हाँ, आपने हाल ही में देखी होगी, और अगर जिसने नहीं देखी है तो वो ज़रूर इस फिल्म को ज़रूर देखे। सितारे ज़मीन पर, जी हाँ, आमिर खान की प्रोडक्शन फिल्म। और इस फिल्म को आखिरकार फिल्म किसने बनाया ये मैं आपको बता देती हूँ। वो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रतिराम जी, इनका स्वागत कर लेते हैं। फिल्म में इनका रतिराम नाम है, लेकिन असल में है ये पहाड़ के बेटे महेंद्र सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू ऋतु जी। तो मैं इसलिए ये कह रही थी कि अगर रतिराम जी फिल्म में ना होते तो शायद ये फिल्म नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि अगर रतिराम जी ने घूस ले ली होती उस टाइम पे तो इतनी बढ़िया सब्जेक्ट की जो मूवी है वो नहीं देखने को मिलती। तो नहीं ली, वो अच्छा ही किया। अब क्या है कि पुलिस की जो छवि है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। तो फिल्म का एक्चुअली जो टर्निंग पॉइंट है, हाँ, अब अगर आप स्टोरी देखेंगे तो जो आमिर खान है कोच है उसमें, तो वो एक नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं उनके कोच हैं। अब किसी तरह से उनके जो सीनियर कोच होते हैं उनके साथ झगड़ा वगैरह होता है। तो अब वो वहाँ अपनी फिल्म में जैसे भी सीन देखे होंगे, उसके बाद फिल्म के अंदर एक ट्विस्ट आता है। हाँ बिल्कुल, और वो एकदम पूरा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से कहानी पूरी बदल जाती है, पूरी पलट जाती है। तो यही था कि वहाँ पर रतिराम जो है उसको घूस लेना नहीं पड़ा, क्योंकि गाड़ी ठोक दी थी पुलिस की वहाँ पे। तो अब वो चेजिंग शॉट थे कुछ कॉर्नर प्लेस वगैरह में, तो वो शॉट मुझे जब शुरू में लगा कि ये तो चेजिंग शॉट होगा और फिर इसके बाद ये खाली सिंपल सा एक शॉट होगा, स्टोरी से इसकी कोई कनेक्टिविटी होगी नहीं। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी, एक्चुअली क्या है ना, फिल्म देखने के बाद हम भी छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा फिल्म के अंदर। तो क्योंकि इसके बाद हम कई काम करते रहते हैं, इसके बाद दूसरी फिल्मों में लग जाते हैं, तो दिमाग से उतर जाता है। तो अब वो फिल्म आई, तो फिल्म देखने के बाद पता लगा यार ये स्टोरी की कनेक्टिविटी तो हमारी ही सीन से है, जहाँ टर्निंग पॉइंट है
उसके बाद उसको सजा मिलती है, आमिर खान को वहाँ कोर्ट में सजा मिलती है उस सीन की वजह से। तभी तो मैंने कहा अगर रति राम ना होते तो वो इतनी अच्छी जो स्टोरी है वो नहीं चलती। अच्छा, ये मेरे को पूछना है कि ये जो करेक्टर है आपको कैसा मिला, और एक चीज़ और कि एक थोड़ा हरियाणवी टोन मैंने उसमें देखा, पहाड़ी होके, हालांकि आप एक्टर हैं, मतलब इतनी सारी फिल्मों में काम किया, इतने सारी सीरियल्स करे हैं, मतलब सीरीज़ करी हैं और इतने सारे एड्स करे हैं आपने, तो बहुत आर्टिस्ट जो सच्चा होता है उसके लिए बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी एक पहाड़ी होने के बाद एक हरियाणवी टोन में आना कितना आसान था आमिर खान के इस फिल्म में? किस तरह का एक्सपीरियंस पूरा रहा? हाँ, तो शुरुआत तो मतलब ऐसी थी कि जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो इसमें ना 2-3 कैरेक्टर्स के लिए मेरा ऑडिशन हुआ था। अच्छा, कौन कौन से वो एक कैरेक्टर्स थे? तो जो वकील वाला कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे, अच्छा। सुरिंदर, उनका नाम सुरिंदर है, हैप्पी सिंह के नाम से। तो एक तो उनके लिए ऑडिशन किया था मेरा, और 1-2 कैरेक्टर और थे उसमें। क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, जो एक खिलाड़ी थे जो किचन में काम करते हैं, उनके जो बॉस बने थे, वो कैरेक्टर भी उन्होंने मुझसे करवाया था। और फिर एक पुलिस वाले का कैरेक्टर एक्चुअली उनके दिमाग में था नहीं। ये जब ऑडिशन मेरा लिया गया था तो मुझे ये नहीं बताया कि ये कौन सी फिल्म है, किसकी फिल्म है। अब ऑडिशंस आते हैं तो हम नॉर्मली दे देते हैं कि ठीक है जो भी है। अब ऑडिशन देने के बाद क्या हुआ कि उनका कॉल आया मेरे पास कि डायरेक्टर की तरफ से नोट आया कि आप है ना, एक ये पुलिस वाला कैरेक्टर भी है, वो तो कैरेक्टर सही लग रहा है लेकिन एक बार पुलिस वाला भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, पहले कोई ऑडिशन आपके पास पड़ा हो तो आप एक बार भेज सकते हो। तो मेरे पास एक्चुअली मैंने वेब सीरीज़ की थी इंडियन पुलिस फोर्स, वो थी रोहित शेट्टी की। उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था पुलिस वाले का ही, तो वो विवेक ओबरॉय के साथ था। तो वो उसका मैंने ऑडिशन बनाया हुआ था पहले से ही, तो वो मैंने ऐसे ही भेज दिया। मैंने कहा यार ये पुलिस वाले का कैरेक्टर, आपने मुझसे 2 ऑडिशन पहले ले लिए हैं, अभी पुलिस वाले का कैरेक्टर है, आप इसको जज कर लो। तो उसमें मैंने हरियाणवी टोन में बोला था, क्योंकि वो उनकी डिमांड थी कि हरियाणवी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या ना ज्यादातर के लोग ज़्यादा हैं, हाँ। तो उनका थोड़ा सा टच मिल जाए हरियाणा का तो अच्छा लगेगा। तो उसमें था हरियाणवी टोन थी, तो इसीलिए ना इस फिल्म के अंदर मुझे हरियाणवी टोन का इस्तेमाल करना पड़ा। उनका कि ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा टच चाहिए। वो एक रॉब तब तक वो फील नहीं होता कि अरे यहाँ पुलिस वाले आ गए बच्चों। अच्छा, जब ये पता चला कि यार ये तो फिल्म जो है जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए ये तो आमिर खान की है, तो कैसा था? और इससे पहले क्या आमिर खान के साथ काम हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि ये जो फिल्म शूट हो रही है इसमें आमिर खान है। एक्चुअली क्या होता है, मैं कभी भी क्या होता है कि जब भी मुझे कोई काम मिलता है तो मैं पहले ये कभी कंफर्म नहीं करता कि इसमें मेरे अपोजिट कौन है। मैं एक्चुअली खुद का कैरेक्टर देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सामने कौन है कौन नहीं है मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर मुझे कहा कि बॉम्बे शूट है आपका, पहले 2 दिन बॉम्बे रहेगा, फिर 2 दिन दिल्ली रहे। तो जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो क्या हुआ कि जिस मैं वैनिटी वैन में था तो वहाँ मेकअप दादा जो थे वो मेरा मेकअप कर रहे थे। तो उन्होंने मेकअप किया और पूछने लगे अरे आपका तो सर के साथ सीन है आज। तो मुझे नहीं पता था कि आमिर सर के साथ सीन कौन है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा हाँ वो सर के साथ सीन है। अब मुझे क्या पता कौन सर है। तो अब मैं वो मेकअप करके पहुँच गया सेट पे, थाने वाला शॉट था। हाँ। अब वहाँ पे हम जब पहुँच गए, अब वो तैयारी वगैरह सब चल रही थी, तो एकदम से आमिर सर आ गए। मैंने कहा ये आमिर सर क्यों आए यहाँ पे? तो जब पता लगा कि यार ये गुलशन का कैरेक्टर तो ये प्ले कर रहे हैं। हाँ। हालांकि मेरी जो स्क्रिप्ट थी उसमें गुलशन नाम लिखा हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुलशन प्ले कौन कर रहा है। तो कभी मैं अमूमन ये पता करने की कोशिश नहीं करता कि कौन सा कैरेक्टर होगा इसमें। तब जाके मुझे पता लगा, तो फिर वहाँ उनके साथ परफॉर्म किया। अच्छा, आमिर सर के साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। उनके साथ क्या है ना, आप जो बोलते हैं ना कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी मेरे को वहाँ पता लगा कि क्यों बोलते हैं उनको। पहले मुझे लगा कि यार क्यों बोलते होंगे, क्योंकि हम भी आम एक्टर की तरह सोचते हैं ठीक है यार वो भी एक्टर है हम भी एक्टर हैं, लेकिन उनको बोलते क्यों हैं वो जो वहाँ समझ में आया। हुआ क्या, एक शॉट था कि आमिर सर को ना जेल के अंदर रखा हुआ है कैदियों के साथ। अब क्या है ना कि हमारे जब शॉट होते हैं तो उसमें 2-3 तरह के शॉट होते हैं। एक तो होता है वाइड एंगल शॉट, जिसमें एक पूरा फ्रेम ले लेते हैं, एक तो उसमें सारे एक्टर आते हैं, पूरा फ्रेम आता है। तो वो जेल के अंदर थे, तो पहले शॉट में हमारा सारा सीन हुआ वाला जो अपने फिल्म के अंदर देखा होगा कि मैं बोलता हूँ हाँ चौधरी साहब नशा कम हुआ। तो वो जो था ना वो एक मास्टर शॉट लिया था, उसमें सारे आ गए थे। फिर क्या हुआ, क्लोजअप में गए
जिसमें पुलिस वाले का क्लोजअप था या वकील का क्लोजअप था, और उसमें उस शॉट में हम नहीं थे, मैं और आमिर सर नहीं थे, क्योंकि क्या था कि हमको है ना मास्टर शॉट पे तो हमारा पूरा शॉट ले लिया। अब जब बात आई क्लोजअप की तो उनके क्लोजअप चल रहे थे, तो आमिर सर ने मुझे बोला, मुझे लगा क्या होता है कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शॉट देते नहीं है, जब आप कैमरा उन पे नहीं है तो वो शॉट देने से मना कर देते हैं साफ कि नहीं, किसी भी एडी को खड़ा कर देते हैं कि उनकी लाइंस बोल देना। हाँ, लाइंस बोल दो, कनेक्टिंग हो सर जाएगा। पे टाइम हाँ। नहीं है, सर वैनिटी में है। लेकिन आमिर सर क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे लगा शायद वो चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बोला महेंद्र एक काम करते हैं, जैसे हमने किया था ना परफॉर्म वैसे ही करते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये सीन तो वकील का लगा हुआ है, क्लोजअप वकील का है या पुलिस वाले का उसका क्लोजअप है, तो हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैं तो वहाँ रहता ही लाइंस देने के लिए, लेकिन आमिर सर भी वहाँ रुके। उन्होंने मुझे बोला जैसे हमने किया, जैसे हमने शॉट दिया, पूरा शॉट हम वैसे ही देंगे, चाहे हम फ्रेम में हो चाहे ना हो। इसीलिए बोलते हैं उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ताकि वो पूरा फील कर पाए वो पूरा। माहौल जो है। और सामने जो एक्टर बैठा होता है ना, जो एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अंदर भी एनर्जी आती है कि वाह, तभी उनके साथ काम करने में मजा आया। ये बात है, इनके क्वालिटी है उनके अंदर, और कभी भी बहुत डाउन टू अर्थ है। फिल्म के अंदर एक शॉट है जिसमें आमिर खान मेरी गाड़ी का जो मिरर तोड़ देता है। तो हम चाय पी रहे हैं और वो हम उसको फॉलो करते हैं, चेज़ करते हैं। तो जब चेज़ करते हैं ना, तो वहाँ बातों बातों में, क्योंकि मैं हरियाणवी में बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं उसको बोलता हूँ अरे बावड़ी पूछ, रुक जा रुक रहा। तो वो नमस्कार नमस्कार कर रहा है, नमस्कार नमस्कार। तो मैं कहता हूँ रुक, सेट लगा को सेट लगा। तो जैसे ही वो मेरी गाड़ी ठोकता है ना, तो पता वो हुआ क्या, मेरी टोपी थी सर पे वो मेरी टोपी उतर जाती है, और लेकिन मैं कैरेक्टर में था, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ से उतरता हूँ, उतर के बोलता हूँ अरे दिमाग खराब है तेरा, हैं? दो बार ठोक दी गाड़ी को। तो फिर वो बोलता है हाँ कैसी गाड़ी चला रहा भाई, हैं? वो आमिर खान का शॉट था, वो शॉट बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, और वो मेरे दिल से किया था, मतलब बहुत बढ़िया लगा वहाँ काम हाँ, करके। तो इनके साथ काम करने के बाद और ये जो मूवी जिस तरह से आई है, एक अलग विषय पर है, एक अलग सब्जेक्ट पर है, कई लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छी जा रही है मूवी। जो लोग नहीं देखे हैं और लोगों को क्यों देखनी चाहिए, और किस तरह से आप इस सब्जेक्ट्स के कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। एक्चुअली जो फिल्म है ना, वो हीरो ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव फिल्म है। एक्चुअली ये दिखाया कि हमारे समाज के अंदर कुछ बच्चे ऐसे अपंग होते हैं या नासमझ होते हैं या मेंटली हैरेस्ड होते हैं, तो हम लोग है ना उनको दरकिनार करते हैं। तो ये एक है ना मैसेज वाली फिल्म है। आमिर खान की ज़्यादातर फिल्में जो होती है वो मैसेज, जैसे तारे ज़मीं पर आई थी, तो उसमें भी एक मैसेज था कि हमें ऐसे बच्चों को मतलब वो नहीं करना चाहिए भाई, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस फिल्म के अंदर भी बिल्कुल सेम यही था, एक यही मैसेज दिया गया था कि हमको है ना नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे एबनॉर्मल जो लोग होते हैं उनको अलग नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना नॉर्मल है। सबका अपना अपना नॉर्मल सही बात है। हाँ, तो अब आमिर खान के साथ तो काम किया है, लेकिन उससे पहले भी बहुत फहरिस्त हैं, किस किस के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने काम है, बिग बी महानायक हमारे, आप मतलब किन किन के साथ काम नहीं किया। ये जो आज आप अपने को आपको मुकाम देखते हैं, जी। और उससे पहले जब शुरुआत हुई थी उस सफ़र में आप हमें भी ले चले कि कैसे वो सफ़र जो हुआ शुरू हुआ, फिर अब यहाँ पर हैं। टफ तो ज़िंदगी होती है सबकी, क्योंकि आसानी से सक्सेस मिलती नहीं है। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही थी, सन 2000 की बात थी। मुझे फिल्मों में आने का शौक़ तो नहीं था। एक्चुअली उस समय ये था कि हम स्कूल पढ़ के पास आउट थे, कॉलेज में जाते थे, तो फिल्में देखते थे शाहरुख वारुख की। ये उस वक्त नए नए थे इंडस्ट्री के अंदर, इनकी फिल्में चलती थी उस वक्त, तो ऐसा क्रेज़ नहीं था कि फिल्मों में काम करना है। फिर ये ऐसे एक बार दिल में आया कि यार हमें भी जब कुछ काम, हमें कहीं जाके जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ के अंदर। कॉलेज पास आउट होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दिमाग में आया यार चलो एक काम करते हैं, एक्टिंग ट्राई करते हैं, एक्टिंग ट्राई करते हैं। मतलब ये ऐसे ही था, चल यार। हाँ, लेकिन ये ना जितना बोलना आसान है ना कि ट्राई करते हैं, उतना ही टफ है। क्योंकि आप मतलब मुझे करीबन यहाँ पे 15 साल लग गए यहाँ पहुँचने में। मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन मुझे अब समझ में आया
कि ये इतना आसान रास्ता नहीं था। बहुत मुश्किलें थी, बहुत मुश्किलें। वो हर एक्टर की लाइफ में होता है, आज भी। कहते हैं ना स्ट्रगल, हाँ। असल स्ट्रगल आपने देखा है। जी, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। और दिल्ली में रह के काम करना मतलब ये तो और टफ होता है। मतलब बॉम्बे में आप जाके काम कर रहे हो तब तो आपके लिए आसान है, क्योंकि बॉम्बे क्या है, समंदर है। अब है पूरा हाँ, वहाँ पे तो आपको प्रोडक्शन भरे पड़े हैं, एक्टर्स भरे पड़े हैं, डायरेक्टर भरे पड़े हैं, आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली में रह के आपको अगर आप क्या बोलते काम निकाल पा रहे हैं तो ये थोड़ा आसान नहीं है, ये और टफ है। अच्छा, फर्स्ट जो आपको मिला था ऑफर, हम्म। क्या था और कितनी पेमेंट मिली थी उसकी? पहले जब पहला जो मुझे काम मिला था उसमें पेमेंट तो मुझे मिली नहीं। अच्छा। और सोशल था कुछ? हाँ, हमें एक्चुअली क्या है ना, ये लगता है कि फिल्मों में है ना काम करके आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो जब पहली बार काम मिला तो मैंने जो हमारे कास्टिंग वाले थे तो मैंने उनको बोला कि यार वो पैसा वैसा दे दो। कह रहे कौन सा पैसा? मैं जो उस वक्त है ना न्यूज़ चैनल में रिक्रिएशन बहुत आते थे। हाँ। तो आदि क्राइम्स के आते जितने भी थे। अच्छा, न्यूज़ चैनल हैं सब में रिक्रिएशन आते थे। मैंने शुरुआत वहीं से करी है, एक्टिंग की। कौन से चैनल से? मैंने आज तक में वारदात आते थे, वारदात आता था, तो वारदात के करीबन मैंने 25-30 एपिसोड किए हैं। तो वहाँ पैसे मिलते नहीं थे। अच्छा। तो मैं क्योंकि अब एक्टिंग में आना था तो जज्बा था कि नहीं यार अब तो सोच लिया कि करना है, चाहे जैसे भी होगा, चाहे पैसे मिले ना मिले। शुरुआती दौर में तो घुस गए। अब वो काम किया, पैसे मिलते नहीं थे, घर वालों से भी गाली खाते थे। क्योंकि और हमारी पहाड़ी फैमिली तो ऐसी है कि नाटक तो फिर नाटक की हो जाती, नौटंकी हो जाती पूरे घर में। आपको तो पता ही है सारा। फिर क्योंकि हम हैं मध्यम वर्ग से, तो हमारे लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, खर्च करने के लिए नहीं। तो मेरा पैसा लगता था जेब से। अब पहले पैसे थे नहीं तो बस में धक्के खाने हैं। अब हम ये बोलते थे कि आप कुछ मत करो, हमें कन्विंस का ही पैसा दे दो, तो वो भी नहीं मिलता था। ये दिक्कतें होती थी। तो मतलब ये संतुष्टि होती थी कि बस टेलीविजन में आ रहे हैं, हम बस दिख रहे हैं। टेलीविजन में भी इसलिए बोलते थे क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स से बोलते थे यार तुम ज़िंदगी में करोगे क्या, बताओ ना, तुमने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में, क्या करना चाहते हो, बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, क्या करना चाहते हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए हम ये बोलते थे। कई बार तो मैं झूठ बोलता था कि मेरे को इतना पैसा मिला है। ये मैंने देखो, अब वो टीवी में तो आता था, अब मुझे न्यूज़ चैनल में जो बहुत सारे लोग देखते थे, क्योंकि न्यूज़ चैनल क्या है ना कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। तो वारदात हो गया, सनसनी हो गया, ये बहुत फेमस थे। इनमें मैं करता था, क्राइम पेट्रोल वाले शोज़ करता था मैं, तो इनमें लोग मुझे पहचानने लगे थे, लेकिन पैसा कम था उसमें। तो फिर मुझे जब मैंने बहुत काम कर लिया तो फिर मैंने कहा नहीं यार अब तो पैसा कमाने का टाइम आ गया, अब कब तक अब करते रहेंगे ऐसे ही। तब मैंने शिफ्ट किया, तब मैंने वो छोड़कर मैं फिर सीरियल्स की तरफ आ गया, एड फिल्म्स करने लगा, फिल्में करने लगा, वेब सीरीज़ करने लगा। कौन सा वो सीरियल था जिससे पहली पेमेंट जानना चाहती हूँ कि वो जो मिली हो कितनी मिली थी? क्योंकि आज के टाइम में मतलब हर 5 साल में डिफरेंस हो जाता है ना, कितना पेमेंट, कितना कुछ बढ़ रहा है, क्या चीज़ें बढ़ रही है। तो उस टाइम में, आपके टाइम में वो कितना था? मैंने जो पहला शो किया था, दूरदर्शन का शो था सत्यमेव जयते, वो डीडी लखनऊ पे आता था। तो उसकी जो पहली पेमेंट मुझे उन्होंने ईमानदारी से खुद बोला था अपने मुंह से कि महेंद्र जी हम आपको है ना 800 रुपये देंगे पर डे के। अब पहली बार जब मुझे पेमेंट सुनने को मिला कि मैंने मांगी नहीं मैंने कहा तो मैं तब अच्छा, आप दोगे? मैंने 800 रुपये मैंने जाके लोगों को बताता था, एक्टर्स को, ओए मुझे पेमेंट मिली है, 800 रुपये दिए उन्होंने मुझे पर डे 800 रुपये। इतना खुश होता था मैं, क्योंकि वो काम भी बहुत लंबा था, करीबन मैंने उसको 6-7 महीने काम किया उसमें। अच्छा, उसमें ना वो क्या करते थे, वो 20-20 घंटे काम कराते थे, 15-15 घंटे काम कराते थे, और मैं करता था, खुश मतलब था मैं। स्ट्रगल लेकिन था। हाँ, आप ये सोचो ना, आप 15-16 घंटे काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। आज शूट खत्म हुआ, अगले दिन काम शुरू, अगले दिन का खत्म हुआ, उसके अगले दिन शुरू हो गया। लेकिन क्या था कि वो जोश था कि नहीं यार पेमेंट मिल रही है। तो पहली बार वहाँ पेमेंट मिली तो जोश भी था, तो वहाँ से मेरा एक्चुअली शुरू हुआ पेमेंट मिलना। तो डीडी के सीरियल्स किए, सत्यमेव और जयते, फिर उसके बाद कई एड्स भी आपने की, हाँ। है ना? उसके बाद फिर ये जो सीरीज का जो दौर शुरू हुआ,
उसमें अभी तक कौन कौन सी सीरीज, क्योंकि पाताल लोक आपने की है, हाँ। और भी कई ऐसी सीरीज हैं जिसमें आपने वर्क किया है, मामला लीगल है। मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पे था। तो जो पहली मैंने वेब सीरीज़ की थी वो पाताल लोक ही थी। एक्चुअली मैंने पाताल लोक के लिए मना कर दिया था। एक्चुअली जब ये कोविड आया, ये कोविड के टाइम की बात की थी। उस टाइम वेब सीरीज़ जो होती थी उसको हम सोचते थे कि यार ये क्या है वेब सीरीज़, मतलब क्या है। हम फिल्मों को पहले बहुत तवज्जो देते थे कि यार फिल्मों में काम करना है, तो दिमाग में फिल्म रहती थी। लेकिन मेरे पास कॉल आई कि सर एक हम वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर है जयदीप अहलावत का, तो नहीं बोला उन्होंने मुझे, उन्होंने बोला कि एक फादर का कैरेक्टर है, यंग बच्चे के फादर का कैरेक्टर है, 2 दिन का शूट है। तो मैंने कहा यार वेब सीरीज़ कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे वेब सीरीज़। हमें पता नहीं था कि वेब सीरीज़ का चलन भी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो वो मैंने ऐसे ही मज़े में, जैसे शुरू में मज़े में एक्टिंग में घुस गया, तो मैंने वो मज़े में कहा चल ठीक है यार कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो मैंने ऑडिशन दिया तो उनको पसंद आ गया, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने वो 2 दिन शूट किया और बाद में जब वो वेब सीरीज़ आई पाताल लोक के नाम से, मुझे भी नहीं पता था पाताल लोक में कि वो, मेरे को नाम भी नहीं, भूल गया मैं पाताल लोक था। उसका नाम एक्चुअली पहले था जमुना पार। उस वेब सीरीज़ का नाम था जमुना पार। जब मुझे बताया गया था कि जमुना पार करके वेब सीरीज़ आ रही है, तो बाद में पाताल लोक नाम चेंज हो गया था। तो मुझे तो किसी ने देखी होगी वेब सीरीज़, तब बताया मुझे कि ये कि पाताल लोक में तुम्हारा सीन देखा। मैंने कहा पाताल लोक में ये किस में आ रही है। तब वो अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स था उस वक्त, लेकिन इतना फेमस नहीं था। तब ये वहाँ से मुझे पता लगा यार ये वेब सीरीज़ भी मतलब बड़ी चीज़ है। अच्छा, आपके टाइम में जैसे आपने कहा कि उस टाइम हम इसको बहुत ऐसे लेते थे कि अरे वेब सीरीज़ कौन कर रहा है। अब बहुत डिफरेंस आ गया है आपका, क्योंकि सर्कल भी बहुत बड़ा है, आप कितने सारे एक्टर्स के साथ काम करते हैं। तो क्या एक अपर लेवल की जो लेयर है, हम कहें सिनेमा की, वो भी इस डिफरेंस को अब देखती है कि मतलब अब ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वेब सीरीज़ को किया जाए, जो और प्लेटफॉर्म्स है उसमें किया जाए इन कंपैरिजन मूवी? हाँ, अभी क्या है ना कि जैसे कि पहले क्या था, यशराज प्रोडक्शन हो गया, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये क्या है ना, ये पहले इग्नोर करते थे वेब सीरीज़ को, क्योंकि ये छोटे पर्दे पे ये आना पसंद नहीं करते। तो बड़े पर्दे पे इनका शुरू से ही हिसाब किताब रहा है कि भैया बड़े पर्दे पे आके हीरो बने हैं। तो जितने भी एक्टर्स थे वो क्या करते थे कि नहीं, हमें तो वेब सीरीज़ के अंदर आना नहीं है। लेकिन जब इन्होंने देखा ना कि भाई वेब सीरीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई, मतलब पब्लिक पे इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग है ना फिल्म छोड़कर वेब सीरीज़ देखने लगे हैं, तब इनको लगने लगा कि यार नहीं, अब तो फिल्मों से हमको उतर के वेब सीरीज़ में आना पड़ेगा। तभी तो आप देख रहे होंगे सैफ अली खान हो गया, अभी शाहरुख और ये सलमान वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी आमिर भी नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो स्टार्स हैं वो अब सीधा एक अलग से चार्म भी मिल रहा है और एक्टर्स को पहचान रहे हैं। वो मतलब पहले आप कहते हैं 3 खान ही है, लेकिन अब कई ऐसे स्टार्स को लोग पहचान रहे हैं और उनके काम को भी खूब सराहा जा रहा है। बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जो थिएटर में थे, जो बेचारे मर रहे थे, तो वेब सीरीज़ ने उनको जान डाली उनके अंदर। वो बेचारे, वो फिल्मों में क्या था ना, देखो आप फिल्मों में क्या है, वो लॉबी है। अब उस लॉबी में क्या होता है ना कि उनकी लॉबी में जो लोग होंगे वो उन्हीं को काम देते हैं। फिल्म के अंदर जैसे बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, वो कभी भी आपको मौका देंगे ही नहीं, और आसानी से काम मिलता नहीं था बड़ी फिल्मों के अंदर। तो वेब सीरीज़ ने ना खोल दिया रास्ता। ये बेचारे जो एक्टर भूखे मर रहे थे ना, उनको नया जीवन दिया। तो ये जान फूंक दी इसने, वेब सीरीज़ ने। तो आज देखो, आज जितने भी आप देखोगे ना वेब सीरीज़ के जो एक्टर्स हैं, वो फिल्म के एक्टर से ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये लोगों को प्यार ज़्यादा मिल रहा है। सही बात है। अच्छा, जैसे कि आप पहाड़ से हैं, पहाड़ में पहले तो बताइए आप कहाँ से हैं? पहाड़ मैं हूँ अल्मोड़ा, ज़िला हमारा अल्मोड़ा है और गांव हमारा है अजोली, मल्ली अजोली। ये आपका रामनगर है, रामनगर से कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, उससे हमारा 30 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, तो गांव से पहले ही आप लोगों की फैमिली आ गई थी या काफ़ी टाइम बाद आई? मेरा जन्म जो है वो दिल्ली में ही हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में आ गए थे करीबन 76 के आसपास। मेरी बर्थ है 79 की, तो मैं दिल्ली की, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। लेकिन मेरा है ना जुड़ाव गांव से बहुत ज़्यादा है। मुझे मतलब अपने गांव जाना बहुत पसंद है। मैं पहाड़ में मतलब हर साल जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पहाड़ ज़रूर जाता हूँ।
क्या करना पसंद है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की दिनचर्या तो हम देखते ही हैं। और हालांकि कई बार कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई ये लोग तो परदेसी की तरह एक तरीके से हो गए हैं, बस आते हैं घूमते हैं। लेकिन जब तक आप वहाँ पे पूरे रम नहीं जाते ना, कहते हैं कि वहाँ के जो कामकाज होते हैं, चीज़ों को, मंदिरों में जाना, धारी नौले से पानी लाना, तो उस आपको लाइफ को नहीं जीते। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आप यकीन नहीं करेंगे, अब तो खैर हमारे गांव में ना पहले बल्द होते थे, बल्द जिनको बैल बोलते हैं, जो खेतों में बैलों को ले जाते थे, जोतते थे। पहले ये बहुत होता था। जब भी हम जाते थे गांव में तो हमारे उनके ना गले में घंटियाँ होती थी। जब वो निकलते थे ना, टन 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 की आवाज़ आती थी। तो अब मैं उस वक्त सुबह के करीबन 6 या 7 बजे होते थे जब वो सुबह सुबह निकलते थे खेतों में। तो वो मैं उसको सुन के मैं उठता था और उनके साथ मैं उनको बोलता था कि मैं भी आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को है ना बहुत शौक था शुरू से ही। तो मैं उनके साथ जाता था खेतों में, तो उनको बोलता था मैं चलाऊँगा हल। तो मैंने चलाए हल। मैं अब तो हमारे गांव में नहीं है क्योंकि लोग भी बहुत कम हो गए, माइग्रेट हो गए बहुत सारे लोग। तो मुझे हाँ, तो और नीचे बात धारे की पानी की होती है। हमारा गधर है, गधेरा बोलते हैं। तो वहाँ पे ना स्रोत का पानी निकलता है। वो पानी इतना बढ़िया होता है ना, अगर मैं वहाँ 4 दिन वहाँ का पानी पी लूँ तो मेरा पेट बिल्कुल साफ, खाना पूरा डाइजेस्ट, और हवा मतलब इतना सुकून मिलता है ना वहाँ पे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है मैं जन्नत में आ गया हूँ। मतलब वो अगर मैं 1 हफ्ते के लिए गया हूँ ना, तो मैं 1 हफ्ते ना कोई भी चीज़ अटेंड नहीं करता हूँ दिल्ली का। सारे शूट कैंसिल। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम आएगा ना तब मैं उसको पकड़ूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ता कोई काम। पहले ही बोल देता हूँ नहीं, मैं इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। मेरा मन वहाँ लग जाता है आराम से। अच्छा, हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम खाना वहाँ का नहीं खाते। कई लोग ऐसे होते हैं, हम पहाड़ी तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन खाना वाना पसंद नहीं। अरे यार हम तो मैगी है यार, यहाँ पे सब्जी वब्जी कुछ नहीं होती। लेकिन वही बात, जब तक आप वहाँ के फ्लेवर को नहीं जी रहे तो कैसे। तो आपको क्या पसंद है वहाँ का? ये आपने मेरे वो बात बोल दी है जो मैं बोलना चाह रहा था। मुझे भटकी दाल बहुत पसंद है, भटकी चिटकानी बहुत पसंद है मुझे। वहाँ पे ना गधुआ टुक, जिसको सीताफल की सब्जी बोलते हैं, पत्ते होते हैं उसके पत्ते की टुक के सब्जी। हाँ, उसे बोलते हैं गधुआ टुक। आप बात करें मुझे लग ही रहा है आपके मुंह पानी आ रहा है। मतलब मैं अभी भी दिल्ली में कई बार क्या होता है कि मैं खुद वो सीताफल के पत्ते लेके आता हूँ। मैं बोलता हूँ, आप गर्मियों में खासकर मिलता है वो। हाँ, इस टाइम पे ये सीजन है। हाँ, इस टाइम मिल जाता है आराम से। तो इस टाइम मैं मॉर्निंग में वो जरूर खाता हूँ, कभी कभी 1-2 दिन के गैप में वो जरूर खाता हूँ। उसके साथ साथ क्या है ना, मंडुए की रोटी हमने जो छोड़ी है ना, बहुत गलत है। मैं तो अपने परिवार में सबको बोलता हूँ, मैं स्पेशली है ना अब गांव से या तो मंगाता हूँ, कभी कोई हमारे परिवार से कोई जाएगा या कभी कोई आ रहा है तो मैं सबको बोलता हूँ कि वहाँ से मंडुआ लेके आना। तो मैं मंडुए की रोटी बहुत खाता हूँ, क्योंकि मंडुआ है ना, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 2 मंडुए की रोटी जरूर चाहिए। तभी ये लग रहा है आपकी किस तरह से अपने पहाड़ से जुड़े हुए हैं। मेरा बहुत मन रहता है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर मैं कभी यहाँ से दिल्ली से छोड़ के जाऊँगा तो पहाड़ में ही बसूंगा आराम से और शांति से रहूँगा। अच्छा, आप शूट क्योंकि करते हैं और बहुत डिफरेंट लोकेशंस भी होते हैं, कई अलग आपने राज्य भी देखे होंगे, कई और अलग जगह भी देखी होंगी। पहाड़ कैसे उनसे अलग है और पहाड़ को किस तरह से अब एक अलग दिशा में आगे बढ़ना है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर कहें, चाहे हम डेवलपमेंट को लेकर कहें, कि आप किस तरह सोचें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप हर साल जाते हैं, तो क्या किस तरह का चेंज एक आना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा ना हमारा दुर्भाग्य है, या तो हमारे वहाँ ना रोज़गार नहीं है पहाड़ में। अगर हमारे लोग वहाँ होते, रोज़गार वहाँ होता, तो आज वहाँ पर ज़िंदगी का मज़ा ही अलग होता। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर बस रोज़गार की कमी थी, आज हमारे वहाँ जितने भी कलाकार हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और पता नहीं मुझे क्या लगता है कि बस अगर हमारे वहाँ पे जो म्यूजिक वीडियो एल्बम्स से होते हैं वो सिर्फ वही चल रहे हैं, बाकी फिल्में तो चल ही नहीं रही। फिल्में नहीं चल रही, हालांकि अब तो काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज भी कर दिया है, फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कुछ सब्जेक्ट से हट के वो बनती हैं। बस वो कहते हैं ना कि आप बॉलीवुड टॉलीवुड से इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने अभी एक फिल्म मेरे गाँव करके है, मेरे गाँव वहाँ की फिल्म किसी डायरेक्टर ने बनाया था, मुझे इन्वाइट भी किया था। तो मुझे तो मतलब उसको देख के ना मतलब इतना इमोशनल टच हुआ मेरा उस सीन का, जो उस फिल्म का जो लास्ट सीन था ना, जो हमारी वहाँ की जो मिट्टी है
उससे जुड़ाव उन्होंने जो क्लाइमैक्स में दिखाया है, उसको देख के मुझे रोना आ गया। मुझे है ना वो ऐसा फील हुआ कि मैं पहाड़ में क्यों नहीं हूँ मैं वहाँ पे, मतलब। लेकिन फिर कई बार क्या होता है, मजबूरी ऐसी हो गई है, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है और हमें पैसा भी कमाना है। नाम तो खैर यहाँ भी हो रहा है, नाम वहाँ भी होता, लेकिन ये है कि एक जुड़ाव जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसका गैप बढ़ गया है। क्योंकि जो हम साल में 1-2 बार जाते हैं, वो बढ़ना चाहिए। वो अगर हम, और मैं तो अपने परिवार के, अपने बच्चों को, छोटे जितने हमारे परिवार के लोग हैं, उनको बोलता हूँ कि देखो, आप चाहे मतलब गांव में हमारी जागरी होती है पूजा, तो वो क्या करते हैं कि 2-2 साल के गैप में करने के बात करते हैं। मैं कहता नहीं, आप उसे करो, पूजा तो करो। इसी बहाने हमारे परिवार के गांव में आना कम तो से कम होगा। सब मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो कितना अच्छा लगता है ना। क्योंकि आप एक इंडस्ट्री से हैं, हाँ। तो आप ऐसा कुछ कदम उठाना चाहेंगे, आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि मैं उत्तराखंड में, जैसे कि आपने कहा, ये कमी गिनाई कि वीडियो सॉन्ग्स तो हम देखते हैं लेकिन फिल्मों की तरफ थोड़ा सा कम है, तो कुछ ऐसा इंटरेस्ट आपका उत्तराखंड के लिए आने वाले टाइम में कुछ हो? हमारे एक्टर हैं, क्या बोलते हैं अपना, कौन से पांडे हैं अपना, हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले हेमंत पांडे जी को देख रहा था, उनकी फेसबुक वगैरह चेक कर रहा था, तो उनका ना झुकाव, वो जो बताते हैं ना कि हम लोग अपनी पहचान, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, खोती जा रही है। उनका संस्कृति से जो लगाव है, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी वही चाहता हूँ कि हम लोगों को है ना, एक्चुअली हमें मौका नहीं मिलता। मैंने भी कई बार कुछ डायरेक्टर्स वगैरह वहाँ पर हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा देखो, मैं आपसे ना पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दो। और कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ कर पाएँ, तो जितना सहयोग मुझसे हो सकता है मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन हमें मौका मिले तो, वही है कि मौका नहीं मिलता। अब मौका बॉलीवुड देता है, यहाँ तो हम जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, हम उनसे पैसा ठोक के लेते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे तब काम करेंगे। वहाँ तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे पैसा मत दो, मैं खुद आऊँगा, काम करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। लेकिन क्या करें, चलिए, है ये ही तो नहीं एक अच्छी चीज़ है कोई कि support- अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं- लेकिन शायद समय रहते रहते चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब हम फिल्म को होते हुए तो बेहतर देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है बढ़ रही है, और कई जो बाहर की फिल्में हाँ। हैं वो भी उत्तराखंड में शूट हो रही हैं, बिल्कुल। उनको भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आपका जैसा सर्कल है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं जाते हैं ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि यार वो वाली जगह जाइए, वो बहुत अच्छी है। हाँ। उत्तराखंड की आप कौन कौन सी जगह हैं, और कभी अपने दोस्तों को रिकमेंड किया कि अरे यार औली जाइए, अरे चौपता जाइए? हाँ, मैं अभी है ना लास्ट वीक ही गया था कोसानी। कोसानी बहुत ठंडी जगह है, और मैंने कुछ वहाँ वीडियोस भी शूट किए अपने। तो मैंने वीडियोस के माध्यम से ये लोगों को बोला है कि कभी भी आप आते हैं, आप हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में आप मंडी जाते हैं, शिमला जाते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ है। मैंने कहा आप है ना कभी कोसानी की तरफ आइए, आप नैनीताल की जगह आप भीमताल आइए, आप वहाँ पे मुनस्यारी है, वहाँ जाइए, जहाँ लोग कम जाते हैं आप वहाँ जाइए। मैंने बोला है, क्योंकि बहुत शांत जगह है ना। तो मैं तो जब मौका मुझे मिलता है, मैं तब वो वीडियोस डालता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना क्या बोलते हैं अपनी तरफ से अप्रोच करता हूँ। अच्छा, ये हमने एक बात मैं इसमें करना भूल गई, सिनेमा की जो हम बात कर रहे थे, आजकल के जो गाने हैं आपको पसंद है? मतलब पहाड़ी जो हमारे गीत है जो एकदम टॉप क्लास, आजकल तो देख रहे होंगे आप इंस्टा में कितनी सारी रीलें बन रही हैं, मतलब नॉन पहाड़ी भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो आपको पसंद है गाने? मेरी गाड़ी के अंदर पहाड़ी गाने के अलावा कुछ नहीं चलता। अच्छा, कौन सा होता है जो एकदम लूप पे चलता है गाना? देखो मुझे जैसे हीरा राणा, हीरा सिंह, हाँ, उनके गाने बहुत पसंद थे, और गजेंद्र राणा, उनके गाने बहुत पसंद है। आजकल चल रहे हैं तुम्हारे इंदर आर्या, उनके गाने जो डीजे वाले गाने हैं बहुत हिट हैं। तो मेरे अंदर कुछ एक अगर आप बता पाए कौन सा, क्योंकि इंदर आर्या ने तो कई गाने गाए हैं, हर कोई डीजे ही हिट है। उसका गुलाबी शरारा तो वर्ल्ड वाइड आपको पता ही है वो कितना हिट है। उसके अलावा जयपुरिया साड़ी, और एक है हे मधु, और अब हीरा सिंह राणा जो हैं
और क्या बोलते हैं माया उपाध्याय के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। तो इनके गाने मैं सुनता हूँ। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनना बहुत पसंद है। ये तो हर एक पहाड़ी की ना गाड़ी में होता ही है, और मतलब जो दिल से हम कहते हैं ना पहाड़ी होगा, वो पंजाबी सॉन्ग या हरियाणवी या कोई देसी नहीं नहीं सुनेगा, पसंद वो आते हैं ठेठ पहाड़ी जो हमारे जो डीजे मिक्स और जो एकदम होते हैं ना न्योली छपेली हमारे जोड़े चाचरी, ये सभी सुनते हैं। तो वो उससे मैं कह सकती हूँ कि एक असल पहाड़ी तभी समझ में आता है। अच्छा, जो पहाड़ी हमारी फैमिली है, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में भी कहा कि बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और नाटक, ड्रामा, नौटंकी, नाच गाना तो ये तो उनकी लिस्ट में आता ही नहीं। पढ़ो लिखो और नौकरी करो, बस। तो आपकी अपने पेरेंट्स के साथ कैसी ये जंग थी, और इसको लेकर कुछ मतलब थोड़ा सा कभी कभी हाई वोल्टेज ड्रामा घर में हो जाता है ना, बहुत। तो कुछ किस्सा सुनाइए। मुझे तो एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने बोला पापा को कि मुझे एक्टिंग सीखनी है। उस वक्त दौर की बात थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कौन से पैसे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है और किस चीज़ के लिए चाहिए। मैंने कहा ये एक्टिंग सीख रहा हूँ। क्या हुआ, ये क्या होता है? तो उससे एक्चुअली एक्टिंग से पहले मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो एक्चुअली हम थोड़े गरीब परिवार से थे, तो पैसा था नहीं। तो मैं भी समझ सकता था कि हाँ यार, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो जब वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो मैं भी उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो शुरू में जब उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स के लिए मुझे मना कर दिया, मेरे जबकि इंटर्न था, मैंने कुछ क्या बोलते हैं कुछ एग्ज़ाम्स थे वो पास किए थे पूसा रोड से, और अगर आज मैं एक्टर नहीं होता तो मैं शायद किसी होटल में सेफ होता, या फिर जो अक्सर हम पहाड़ी देखते हैं, या तो बॉर्डर पर तैनात या फिर किचन होटल में तैनात। हाँ। तो उस वक्त हो सकता मेरी किस्मत में नहीं था, तो मेरे को थोड़ा डाइवर्ट होना था। तो जो लिखा है होना वही है। पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया पैसों के लिए कि नहीं हम पे पैसा है नहीं। तो मेरे को भी पता था पैसा उन पे है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों की कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ से मैंने क्लासेस लेनी एक साल तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, और वो पैसे जोड़े। तो नोएडा में फिल्म स्टूडियो है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने 9,000 के करीबन जोड़े थे पैसे ट्यूशन फीस से। तो मैंने वो पैसा है ना, वहाँ उनको फीस थी उनकी 30,000 रुपये। 3 महीने का कोर्स था। तो 30,000 रुपये मेरे पास थे नहीं, मेरे पास थे 9,000 रुपये। तो मैंने को बोला सर ये 9,000 रुपये तो मैं एडवांस दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको पे कर दूंगा। देता कहाँ से, क्योंकि वहाँ पे तो 8-8 घंटे की क्लासेस होती थी। तो अब ये कोचिंग भी छोड़नी पड़ी, मुझे बच्चों को छोड़ना पड़ा। अब वो जो 9,000 थे वो 1 महीने चला। उसके बाद जब उसका नेक्स्ट मंथ आया तो उन्होंने बोला कि आपकी अगली इंस्टॉलमेंट भरो। तो मैंने कहा सर वो इंस्टॉलमेंट तो नहीं, मैं आपको इकट्ठा दे दूंगा बाद में। मैं भी सोच रहा कि शायद मौका दे दे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, अगर आप फीस नहीं दोगे तो आप जाओ, निकलो यहाँ से। उन्होंने मुझे कहा बोरी बस्ता उठाओ, निकलो यहाँ से। लेकिन जब किस्मत में आपके अच्छा होना लिखा है ना, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो उसे रोक दे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मुझे एक थिएटर डायरेक्टर हैं सीता रैना, उन्होंने एक इनवाइट किया, कहा कि हम एक प्ले बना रहे हैं, उसमें आप आइए और एक हम ये कैरेक्टर आपको देंगे और इसमें हम आपको ये पेमेंट करेंगे। ये रेडिसन होटल है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे ये शो होगा। जब मैं वो शो करने गया तो उस शो को देखने के लिए इनवाइट किया गया था उस स्टूडियो के मालिक को। तो मैं उनके सामने परफॉर्म करना था जिन्होंने मुझे 2 हफ्ते पहले ही अपने कॉलेज से बाहर किया था। आप आउट, पैसे नहीं तो आउट। और मुझे सम्मान देने के लिए उनको आगे आना पड़ा और वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो भी है उनके पैर छुए कि, तो उनको भी एहसास हुआ कि यार गलत हुआ, हर चीज़ पैसा नहीं होता। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों को अहमियत देते हैं, ये बड़े लोग इंसान को नहीं। तो ये चीज़ें हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, बिग बी के साथ भी आपने एक ऐड किया है ना। बिग बी के साथ जब काम किया तो पता था कि हाँ सामने मेरे महानायक होंगे। और कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, उनके साथ भी है ना, जैसे आमिर खान के साथ मुझे पता नहीं था कि उनके साथ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, लोग बताते नहीं हैं। ये कास्टिंग वाले क्या करते हैं, आपको कास्ट कर लेंगे, बताएंगे नहीं कि इनके साथ आपका शॉट होने वाला है। तो वहाँ भी क्या था ना कि अब मुंबई में शूट था फिल्म सिटी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर शॉट है। तो अब वो मेरे पास एडी आए बार बार कि सर एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। मैंने कहा चलिए कर लेते हैं। मैंने अपनी लाइन्स वगैरह बोली और रिएक्शंस दिए। वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आ गया। मैंने कहा यार भाई इधर आओ,
मैंने क्या कर रहे हो, क्यों बार बार भाई क्यों इरिटेट कर रहे हो? कह रहे नहीं सर वो थोड़ा सा। मैंने कहा थोड़ा सा क्या होता है, मतलब यार करके दिखाया ना, ठीक है ना, चलो हो गया एक बार दो बार, तुम 6 बार आओगे रिहर्सल कराने के लिए? कह रही सर वो सर के साथ है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे भाई, सर को आने तो दो, सर के साथ भी कर लेंगे रिहर्सल। तो अब वो पहले देखे, कह रहे सर एक बार और ले लेते हैं। मैं कहा मैं नहीं कर रहा, मैंने ऐसे मना कर दिया। मैं कहा नहीं मैं नहीं कर रहा। मैं डायरेक्टर साहब को बुलाया, मैंने कहा सर मैं ना मैकेनिकल हो जाऊँगा, क्योंकि आप ज़्यादा बार बार रिपीट करते हो किसी चीज़ को, तो आप एक्टिंग में मैकेनिकल हो जाते हो। तो कह रहे नहीं सर आप रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वहाँ पे बाउंसर की लाइन 8-10 बाउंसर आ गए। मैंने कहा ये कौन आ रहा है? मैंने कहा कौन आ गया? तो बगल में मेरे एडी, मैंने कहा कौन आया? कह रहे बच्चन साहब। मैंने कहा बच्चन साहब? मैंने इनके साथ सीन है? कह रहे हाँ इनके साथ सीन है। मैंने कहा इनके साथ है? मैंने कहा एक बार और कर लेते रिहर्सल। तो बच्चन साहब आए, तो उनका स्टाइल है ही वही, हाँ जी डायरेक्टर साहब हाँ जी क्या है बताइए दिखाइए। वो देखते हैं करके अच्छा, वैसे लाइंस वगैरह तो पहले से करके आए हुए थे वो। ठीक है, किन के साथ है? सर ये एक्टर हैं, दिल्ली से आए हैं। अच्छा हाँ हाय कैसे हो? बढ़िया। ज़्यादा बात तो करी नहीं उन्होंने मुझसे। तो अब उनका जो PR था वो कह रहा है सर को 2 घंटे बाद निकलना है, फटाफट इनके शॉट ले लो। तो कहा कि डायरेक्टर मेरे पास है, कह रहे सर हम पहले बच्चन साहब का शॉट ले लेते हैं फटाफट, फिर आपका लेते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, पहले बच्चन साहब के लिए फ्रेम सेट किया पूरा, उनके सारे सीन निकाल दिए, मैं वहीं बैठा हुआ था। उसके बाद कहा बच्चन साहब चले गए, फिर कहा सर आपका लेते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा देर हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम सेट पे थे। हाँ। तो बच्चन साहब को लेकिन फिर भी काम करते हुए देखना, साथ में हमारे थे, हम साथ में काम कर रहे थे एक तरह से। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, जो आपने एक शुरुआत में बात की थी ना कि एक वो दौर था जब आपने स्टार्टिंग की थी, पैसा नहीं मिला था, जो मतलब शुरुआत में एक्टिंग की थी, और वो दौर एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ हासिल कर लेना, जब एक्टर देखता है कि अपने नाम की एक वैनिटी वैन खड़ी है। हाँ। तो वो कैसा टाइम था, और आपकी फर्स्ट वैनिटी वैन कौन सी थी, वो कौन सा पल था? वो मुझे वैनिटी वैन वाला जो एक्सपीरियंस था ना, एक्चुअली हम सिर्फ सुनते थे कि यार उनको बस मिलती है। उस बस के अंदर सब कुछ होता है, सोफ़ा भी होता है, वो क्या बोलते हैं आपका फ्रिज भी होता है, AC भी होता है। तो सुना ही था हमने कि यार ऐसा भी होता है। तो एक ऐड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था WHO के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका दिल्ली में शूट था। तो वो उसमें वैनिटी वैन आई थी, और वो मैं उसमें सिंगल आर्टिस्ट था, मेरी एक्सप्रेशन थे, मेरी सीन थे सारा पूरा। तो उन्होंने वैनिटी वैन मंगाई हुई थी। तो मैं तो पहुंच गया बाइक लेके वहाँ सेट पे। अब मैं पहुंच के वहाँ फ़ोन कर रहा हूँ कि वो सर मैं आ गया हूँ, सर कहाँ बैठना है? अब मुझे लगा कहीं लगा दिया होगा चेयर वेयर, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं टेंट वेंट लगा के होगा। तो वो मेरे पास आई, सर आपको बिठा देते हैं। तो मैं गया, मैं ये बस कैसी है? वो अलग ही टाइप की बस होती है वैनिटी, क्योंकि नॉर्मल बस से तो थोड़ा हटके होती है ना वो। अब उसने गेट खोला, कहीं आप सर यहाँ पे है ना वेट कीजिए, और जब तक हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं पहली बार अंदर गया ना, और पहली बार अंदर देखा मैंने, अरे ये क्या है, जन्नत बस के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, मतलब वो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा भी होता है। तो ये WHO का ऐड जो था ना, वो वहाँ मुझे पहला एक्सपीरियंस मिला। और अब तो हर जगह वैनिटी वैन होती है, महेंद्र सिंह बिष्ट बड़े-बड़े लेटर्स में लिखा रहता है। लास्ट मैंने मर्दानी की थी, उसमें भी मतलब जितनी भी अब तो ऐड फिल्म्स हो या कोई फिल्म हो या वेब सीरीज हो, सब में मतलब ये तो भी ना compulsory एक हो गया मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा से रिलेटेड एक मतलब तमगा सा माना जाता है कि भाई अपनी वैनिटी वैन है ना। हाँ, अब तो देखो, अब तो वहाँ पहुँचने से पहले ही है ना आपकी वैनिटी तैयार होती है। तो बोल देते हैं सर वो आप वैनिटी में बैठ जाइए, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती अब तो कि कहाँ पे है क्या है। पता होता कि यहाँ पे लिखा हुआ अपने कैरेक्टर का, या तो कैरेक्टर का नाम लिखा होगा, ऐड होगा तो नाम लिखा होगा आपका, तो सीधे जाके बैठ जाते। अच्छा, ये एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दिल्ली में ही हैं। हाँ। दिल्ली से ही वर्क कर रहे हैं। मुंबई होता है तो मुंबई जाना होता है कहीं हाँ, और। कोई भी अगर एक्टर बनने की वो करता है ना, पहले वो ये बोलता है मम्मी पापा जो भी है, मेरे को एक्टिंग करनी है तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। हाँ। मुंबई सेटल होने के वो सपने देखता है। तो आप यहाँ पे कैसे मतलब होके काम कर रहे हो, मुंबई क्यों नहीं गए, क्या इसके पीछे का रीज़न था?
देखिए मुझे मुंबई में काम करने का कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई कई फिल्मों की शूट करके आ चुका हूँ, कई एड फिल्म्स कर चुका हूँ। मुंबई तो प्रोडक्शन वाले मुझे बुलाते हैं, वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, तो मैं वहाँ शूट करता हूँ, वापस आता हूँ। मुझे एक्चुअली कहना बताऊँ, सही बताऊँ, मतलब दिल्ली मेरे को है ना, दिल्ली पसंद है रहना, मुंबई में मुझे रहना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार गया था मुंबई 15 दिन के लिए, कि मैंने सोचा कि नहीं मैं वहाँ रुक के वहाँ स्ट्रगल करूँगा, वहीं काम करूँगा। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ की आबो हवा है ना, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ रह के मज़ा नहीं आ रहा। एक होता है ना कि एक इंसान खुश होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं उत्तराखंड जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मुझे वहाँ जाके रहने में खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ जाके काम करने में बहुत खुशी मिलती है। प्रोडक्शन से मुझे कॉल आती है, वो सब कुछ करते हैं, मैं जाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। वहाँ रुक नहीं पाता मैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुंबई रहना पसंद नहीं है। लाइफस्टाइल थोड़ी। हाँ, वहाँ की एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरा क्या है ना, मैं 9 बजे के बाद सोना पसंद करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। और मुझे ना ज़्यादा चहल पहल, ज़्यादा भगदड़ वगैरह ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुंबई में दिल्ली से ज़्यादा है। दिल्ली में तो है ही है। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि माया नगरी, माया की दुनिया हाँ। है, और काफ़ी कास्टिंग काउच या कहते हैं कि नेपोटिज्म बहुत होता है, तो ऐसा कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? है, बहुत है। ये आज ये सबके साथ होता है, आज भी है, और ऐसा नहीं है कि ये आगे भी होगा। आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप ये सोचें कि नहीं अब तो हाँ, लेकिन एक जगह है जहाँ आप फेयर हैं, वो है वेब सीरीज़, एड फिल्म्स में। एड फिल्म्स के अंदर आपको नेपोटिज्म आपका वहाँ नहीं चलेगा। कैरेक्टर लुक चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए। वेब सीरीज़ के अंदर कैरेक्टर में जो चाहिए वही चाहिए, उसमें नेपोटिज्म नहीं चलेगा। हाँ, एक दो कोई अलग बात है कि प्रोडक्शन ही उन्हीं का है तो उनको ले लेते हैं, नहीं तो फिल्मों में तो है, आज भी है। जितने बड़े प्रोडक्शन है ना, उन सब में नेपोटिज्म है। वो मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ, और सही बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी कभी आपके सामने हुआ, क्योंकि आपने कहा 15-20 साल का है पूरा आपका ये सफ़र हो चुका है, कभी ऐसा है छोड़ दूँ अब नहीं होता, मतलब झन्नाहट आपको कि यार नहीं कुछ नहीं रखा इसमें, फिल्म में कुछ नहीं रखा, एक्टिंग में, कभी कुछ ऐसा हुआ कि बहुत दिल भर गया हो? हाँ, बहुत बार। मैंने तो कई बार क्या किया कि मैंने ना ब्रेक ले लिया। मैंने इससे मुझे लगा यार अब है ना मतलब कई बार क्या होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या है ना, आपको धोखे भी बहुत मिलते हैं। तो जब धोखे मिलते हैं तो आप सोचते हो यार मैं क्या कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। तो ऐसा है ना, कई बार मेरे साथ हो चुका है कि मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे काम करना ही नहीं है, और मैंने छोड़ दिया। बहुत फ़ोन आते थे मुझे कि सर ये टीवी सीरियल्स है, जैसे टीवी सीरियल्स में मैंने एक बार टीवी शो भी किया है, ज़िंदगी की महक, ZTV का शो था, उसमें करीबन 90 एपिसोड किए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वो शो कर रहा था तो 30 दिन में 28 दिन मैं शूट करता था, और शूट भी ऐसा होता था मॉर्निंग 8 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक। आप जब बिस्तर में जाते थे ना, आप बेहोश। अच्छा, इसको लेके तो बीच में काफ़ी ये भी चला था ना कि अब टाइम डिसाइड हो जाएगा, मतलब आर्टिस्ट के साथ भी आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, तो अभी क्या वो रूल होता है फॉलो? कोई रूल नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर आज भी मनमानी चलती है। आपको 10 घंटा बोल के 12 घंटे काम कराएंगे, 13 घंटे काम कराएंगे, और आप बोलोगे ना, अगर कुछ प्रोडक्शन हाउस है, 1-2 गिनती के नहीं, मैं बता रहा हूँ, गिनती के 1-2 ऐसे होंगे जो आपको पैसा दे देंगे ओवर टाइम कि सर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया सर, अब मुझे कल भी वापस आना है, तो 2 घंटे के दे देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, सर देखिए बाकी भी कर रहे हैं, तो भाई साहब बाकी कर रहे हैं तो बाकी को आप पेमेंट भी तो दे रहे हो, आप उनका पे लगाते हो, उनको पे कर रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे? आर्टिस्ट के साथ भी कई बार क्या है ना, मिसबिहेव होता है, आर्टिस्ट बोल नहीं पाता खुल के। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं बेचारे, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर, उनके दिल में ना बहुत दुख है, लेकिन खुल के सामने नहीं आते। क्यों? अगर खुल के सामने आएंगे, किसी कास्टिंग कास्टिंग वाले के बारे में बोल दिया कि इस वाले ने मुझे ऐसा पैसों को लेके धोखा दिया है, या मुझे इसने ऐसा मिसबिहेव किया है, तो उसको ये डर होता है कि अगली बार मुझे काम देगा कि नहीं देगा। वो उस डर की वजह से बेचारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ।
अभी मैंने बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के एक कास्टिंग वाले की है ना, प्रोडक्शन वाले की कंप्लेंट की है। उसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था किसी बात को लेके। मैंने उस प्रोडक्शन के हेड को कंप्लेंट की थी कि ऐसी ऐसी बात है। मैं डरता नहीं हूँ, आपको काम देना हो दो, नहीं देना मत देना, लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है। मेरी गलती हो तो बताओ, जब उसकी गलती है तो मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ ना, आपको सुनना चाहिए ना। हाँ, उन्होंने सुना भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते हैं आर्टिस्ट की। कहते हैं सर सब कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा, कोई बात नहीं, लाइन लगी हुई है, सबकी थिंकिंग है ना। तो एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी हो चुका है, और आपको देख के कई लोग अब आने की भी सोचते हैं। और हमारा पहाड़ में तो अब कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी की और टैलेंट की अब कोई कमी नहीं है। तो अगर आप और लोगों को भी कहूँगी, लेकिन अगर आप पहाड़ के जो हमारे न्यू कमर्स है, जो यूथ है, अगर वो इंटरेस्टेड हो, तो कुछ एक ऐसा मैसेज एक सीनियर होने के नाते आप क्या देना चाहेंगे अगर वो इंडस्ट्री में आना चाहे? देखो, आप क्या है ना कि टाइम बदल चुका है। पहले क्या था, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा या प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या, आपके सामने सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपको स्टार बनाते हैं। आज की डेट में आप खुद देखेंगे कि यूट्यूब वाले ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो ऐसा आप दिमाग से उतार दो। हालांकि कई को तो ऑफर्स थ्रू इंस्टा वगैरह इनसे फिल्में भी हो चुकी हैं, कई सीरियल्स भी हो चुके हैं। हाँ, सही बात है। और अगर आपको लगता है कि आपको फिल्मों में ही काम करना है, ये वेब सीरीज़ में काम करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करो, उसमें वो डीएम करो अपना कांटेक्ट वगैरह। और उससे पहले अगर आप करना चाहते हो तो पहले देखो, पहले आप सीखो। आप बिना सीखे पहली बात तो इसमें कूदना मत। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है ना, आप पानी में मत कूदना, नहीं तो डूबोगे और फिर कहोगे जी मेरे को डुबो दिया। तो आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के। पहले तो आप सीखो। देखो, वहाँ पर सेट पे कैमरे के आगे आपको कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा है। जब तक आप सीख के आओ, पहले परफेक्ट हो जाओ, थिएटर करो, प्लेस करो। जब आप परफेक्ट हो जाओ ना, उसके बाद अप्लाई करो। देखो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं आपको काम मिलेगा। आज आप यकीन नहीं करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं ना, उनके बच्चे भी धक्के खा रहे हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा आसानी से, उनके लिए भी स्ट्रगल बहुत है। तो अब आम आदमी की तो बात ही अलग है। बिल्कुल, टाइम बदल चुका है ना। तो 15 साल 20 साल पहले की जो महेंद्र सिंह बिष्ट थे और आज जो महेंद्र सिंह बिष्ट है, कैसे अपने आप को अब देखते हैं? जो अचीव करना था वो कर लिया, या अभी थोड़ी सी कहते हैं ना कसक बाकी है? देखो, ऐसा है, मैं तो जैसा पहले था आज भी वैसे ही हूँ। और मैं तो एक बात मानता हूँ, देखो आप है ना, कामयाबी को सर पे मत चढ़ाओ। आप जितना जैसे हो ना वैसे ही रहो ज़िंदगी भर। देखो, आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। काम तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप इस इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई से भी काम कर रहे हो, काम तो सारे कर रहे हैं। आप ये सोच के मत करो कि इसी फील्ड में जाके मेरा नाम होगा या इसी फील्ड से मेरे को आगे बढ़ना है। आप जो भी काम करोगे ना, आप उसमें संतुष्ट रहो, जितना मिल रहा है ना आप उससे खुश रहो। ये मत, उससे ना एक्सपेक्टेशन मत रखो उस फील्ड से कि भैया मुझे यार ये क्यों नहीं मिला, भाई यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। ये ना फ्रस्ट्रेशन है, ये बाधा है आपके काम में, आपको रोकेगी। इसलिए पहली बात तो आप फ्रस्ट्रेशन आपको रोकने वाली है, तो आप एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दो, ईमानदारी से काम करो, जितना मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई हो जाओ। सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो अब चलते चलते, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत कुछ जान लिया है महेंद्र सिंह बिष्ट जी के बारे में, लेकिन क्योंकि पहाड़ से हैं और पहाड़ी डायलॉग तो नहीं, पर मैं चाहती हूँ कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे जो पहाड़ी व्यूअर्स हैं, जो हमारी पहाड़ी ऑडियंस है, उनके लिए जो आपको पसंद हो। हाँ, वैसे तो मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन एक्टर होने के नाते थोड़ी सी ट्राई करूँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी तो कोई नहीं, हम झेल लेंगे। चलिए, आजकल एक गाना बहुत चल रहा है। हाँ। रामदाई का होटला ननी तलैमा, रामदाई का होटला ननी तलैमा, अरे हरी फेरी फसी तेरा माया जलैमा, अरे हरी फेरी फसी तेरा माया जलैमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये गाना भी हिट हो रहा है काफ़ी, और जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह बिष्ट जी तो हिट हैं ही, और कई
सीरीज़ में, कई एड्स में, कई फिल्मों में आप देख चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनमें हम एक बार फिर से अपने इस पहाड़ के बेटे को देखेंगे। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, बहुत कुछ ज्ञान देने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।